हेलो, यूपीएससी 2022 प्रीलिम एमसीक्यूज की सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 9। इससे पहले ऑलरेडी 8 सेट आ चुके हैं, वो भी आप ज़रूर देख लेना, आपके लिए प्री में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपके लिए प्री में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, इस सीरीज़ में मैं लगभग 1000 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने वाला हूँ और इन 1000 एमसीक्यूज की डिटेल डिस्कशन भी हम लोग साथ में कर रहे हैं, ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में जिसका एमसीक्यूज बना है उसकी पूरी की पूरी डिटेल भी पता हो। और ये जो एमसीक्यूज है ये करंट प्लस स्टैटिक है, इट मीन्स करंट पार्ट इनमें ज़्यादा है और उसी करंट पार्ट का स्टैटिक पार्ट भी इसी में होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये जो क्वेश्चन है वो फसल बीमा योजना से रिलेटेड है। देखते हैं ऑप्शन नंबर। इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट द फेलियर ऑफ ऑल फूड एंड ऑयल सीड्स। तो स्टेटमेंट है कि ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है अगर कहीं फेलियर हो जाए जितनी भी फूड क्रॉप्स हैं एंड ऑयल सीड क्रॉप्स, उन केसेस में कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। सेकंड स्टेटमेंट है, इट प्रिस्क्राइब्स अ प्रीमियम ऑफ 2% टू बी पेड बाय द फार्मर फॉर ऑल खरीफ क्रॉप्स एंड 1.5% फॉर ऑल रबी क्रॉप्स। मीन्स जो प्रीमियम है वो 2% फार्मर पे करेगा खरीफ क्रॉप के लिए एंड 1.5% पे करेगा रबी क्रॉप्स के लिए। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कौन कौन सी खरीफ क्रॉप्स होती हैं, कौन कौन सी रबी क्रॉप्स होती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन जाता है, तो आप बता सकते हो मुझे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 एंड 2। अब कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। ये जो स्कीम है वो 2016 में लॉन्च की गई थी और इसको कंट्रोल करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इससे पहले 2 स्कीम्स होती जिनको रिप्लेस करके ये आई है स्कीम, उनका नाम है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। इन दोनों को मॉडिफाई करने के बाद ही ये स्कीम आई है। ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है इन द फेलियर ऑफ क्रॉप्स, जैसे कि मैंने बताया, चाहे वो फूड क्रॉप हो, चाहे वो ऑयल सीड क्रॉप हो एंड चाहे वो कमर्शियल क्रॉप और हॉर्टिकल्चर भी हो। तो इन सभी के केसेस में हमें ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है फार्मर्स को। अब अगर प्रीमियम की बात करें, हम देख चुके हैं कि जो रबी क्रॉप है उसके लिए 1.5%, अगर खरीफ क्रॉप की बात करें तो 2%। अब बाकी बचा कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल हो चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, उन केसेस में 5% प्रीमियम फार्मर को पे करना पड़ेगा और जो बाकी बची कीमत होगी प्रीमियम की वो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके पे करेंगी। अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 90% तक का प्रीमियम खुद से पे करेगी। अभी ये न्यूज़ में क्यों था कि अभी अभी गवर्नमेंट ने इसका जो ओ वर्जन है वो लॉन्च कर दिया है, उसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं और वो चेंजेस क्या है वो देखते हैं। एक तो इसको कंप्लीटली वॉलेंटरली कर दिया गया है, मींस अब फार्मर्स पे कोई फोर्स नहीं होगा कि आप इस स्कीम को लो ही लो, कंपल्शन नहीं होगी। इससे पहले क्या था कि जो फार्मर्स जिन्होंने लोन ले रखा है या जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, उनके ये कंपल्शन थी कि उनको ये स्कीम लेनी ही पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एंड दूसरी क्या चेंज आई है कि जो गवर्नमेंट है उसने अब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है स्टेट एंड यूटी की गवर्नमेंट को इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब उनके पास ऑप्शन है कि वो किसी भी फसल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, उसको ऐड भी कर सकते हैं इस रिस्क में, इस इंश्योरेंस स्कीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मेटा मटीरियल्स आर नेचुरली फाउंड सब्सटेंसेस यूजुअली फाउंड इन डीप ओशन। कहते हैं कि जो मेटा मटीरियल है ये नेचुरली फाउंड सब्सटेंस है और ये हमें नॉर्मली जो डीप ओशंस में मिलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, द ओरिगामी मेटा मटीरियल्स आर बेस्ड ऑन द जापानीज आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग। तो जो जापान की पेपर फोल्डिंग आर्ट है उस पर ये बेस्ड है ये मटीरियल। तो इसका जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है वो गलत है और स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, 2 ओनली। अब देखते हैं कि फर्स्ट गलत क्यों है, क्योंकि ये जो नेचुरली हमें नहीं मिलता, ये जो मटेरियल है इसको रिसर्चर्स ने फाउंड करा है वो रिसर्चर कहाँ के हैं, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के, उन्होंने डेवलप करा इस मटेरियल को। अब इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसमें जो मेन प्रॉपर्टीज है ये अनयूजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है, जैसे कि ग्रेफाइट एंड डायमंड में होती है, दोनों के दोनों सिमिलर होती है इसकी प्रॉपर्टीज। उनमें भी कार्बन होता है और इनमें भी कार्बन होता है, बट कुछ चेंजेस ये हैं कि इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज भी अलग है। नॉर्मली इस मटेरियल को यूज किया जा सकता है
ऑप्टिक्स बनाने में एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एप्लीकेशन के लिए, तो ये इसके यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस प्रोग्राम के अंडर ये नया प्रोग्राम आया तो हमें देखना है कि क्या इसमें है। द स्कीम इज लॉन्च्ड फॉर द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2027, तो 2022 से लेके 2027 तक ये स्कीम चलेगी, ये इनका कहना है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ अडल्ट एजुकेशन टू अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो जितने भी अडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड इसके जो एस्पेक्ट है उसको कवर करेगी ये, और इसको अलाइन करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ। इस केस में ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 भी सही है एंड ऑप्शन 2 भी बिल्कुल ही सही है। अब थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ये जो स्कीम है, जैसे कि मैंने बताया कि बिल कवर नॉन लिटरेट्स ऑफ द एज ऑफ 15 ईयर एंड अबव, मीन्स जो इंसान 15 साल का है और उससे ज़्यादा है, उसको जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको ये स्कीम अपने आप में कवर करेगी, चाहे वो किसी स्टेट से हो चाहे वो यूटी से हो। तो पूरे भारत में जितने भी 15 साल के ऊपर के कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं उनको ये स्कीम कवर करेगी। टारगेट क्या है स्कीम का? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इन दोनों पे फोकस करना है आने वाले 5 सालों में, और आने वाले 5 सालों में हमें 5 करोड़ लर्नर प्रोड्यूस करने हैं, और जो हमारा टारगेट है वो 1 करोड़ पर ईयर का है, 1 ईयर। और जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करेंगे वो करेंगे ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम, इस सिस्टम से हम लोग इसको देखेंगे। इट मीन्स ये ऑनलाइन पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म होगा। उसके बाद जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो डिजिटली होगा, हार्ड कॉपीज नहीं मिलेगी, डिजिटल ये मटेरियल मिलेगा। इसके लिए स्कूल्स को ही यूज किया जाएगा एज अ यूनिट टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम, एंड स्कूल्स टू बी यूज्ड फॉर कंडक्टिंग द सर्वेज ऑफ द बेनिफिशियरीज एंड वॉलेंटरली टीचर्स। तो जो बेनिफिशियरीज होंगे और जो टीचर्स होंगे उनके लिए स्कूल्स का ही यूज किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ मशीन accomplishing टास्क दैट हैव हिस्टोरिकली रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। इट मीन्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक, उसको डिस्क्राइब कैसे किया जा सकता है कि ऐसी मशीन जो कि ह्यूमन की इंटेलिजेंसी लेवल से काम करे, जैसे ह्यूमन का ब्रेन काम करता है वैसे काम करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो इंक्लूड्स बिग डाटा टेक्नोलॉजी। तो कहते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बिग डाटा टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करता है। इस केस में हमारे दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं थोड़ी सी डिटेल इसकी। ये जो कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें कि जो मशीन होती है वो ह्यूमन बीइंग की तरह ही काम करती है, उसी इंटेलिजेंस लेवल से काम करती है। हमें लगता है कि शायद कंप्यूटर ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन नहीं, इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इंसान में सेंस होती है। आपने वो ऐड में देखा होगा कि टेस्ला की गाड़ी आती है वो खुद ड्राइव कर रही है, तो ये वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल है। इट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ मशीन परफॉर्म द इंटेलिजेंस प्रोसेस। देखो अब ये इंटेलिजेंस प्रोसेस कौन कौन से काम करती हैं, जैसे कि थिंक करना, सोचना, प्रिसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग पावर। तो ये सारे के सारे काम जो इंसान करता है वो काम अब मशीन करने वाली है। द टर्म जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टर्म है उसको कॉइन किया गया है जॉन मैककार्थी के द्वारा इन 1956 में। अब इसके आगे 2 सबसेट है, और जिसको कि हम लोग अम्ब्रेला टर्म कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन उसके 2 टाइप होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, 2 सबसेट होते हैं। सबसे पहला है मशीन लर्निंग एंड दूसरा है डीप लर्निंग। तो ये दोनों के दोनों इसी के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो नीचे दी गई स्टेटमेंट है उसके बारे में देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, इन इंडिया जुवेनाइल्स इन्वॉल्व्ड इन द हीनियस क्राइम एज ग्रुप बिटवीन 16 to 18 कैन बी ट्रीटेड एज एडल्ट। अगर कोई बच्चा जो 16 से लेके 18 ईयर का है और वो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है तो उसको अडल्ट ही ट्रीट किया जाएगा। इन इंडिया, सेकंड ऑप्शन है, इन इंडिया एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 ईयर कैन नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी क्राइम, कि जो 7 साल से छोटा बच्चा है उसको किसी भी केस में कन्विक्टेड नहीं किया जा सकता। तो हमारा जो ऑप्शन है सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये रहा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब मैं डेली वीडियो में 5 क्वेश्चन ही लेके आया करूंगा, क्योंकि जो वीडियो था वो काफ़ी लेंथी हो जाता, लॉन्ग हो जाता था। हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चन ही लेके आऊँगा, लेकिन जो टारगेट है हमारा 1000 क्वेश्चन का वो कंप्लीट जरूर करेंगे, फुलफिल जरूर करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो,
वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। ओके जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे।